राजकुमारी का फ्रॉक और चूड़ियाँ। वैशाली राज्य के राजकुमारी अमरपाली दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। हर कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ किया करते थे। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर के राज्यों में भी थी। लोग वैशाली को बस देखने मात्र मीलों दूर से आया करते थे। लेकिन अमरपाली को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी कोई भी उसकी तारीफ सिर्फ खूबसूरत चेहरे से नहीं बल्कि उसके गुणों और व्यवहार से करे। आम्रपाली बेटा उठ गई, जल्दी से तैयार होकर सभा में आ जाओ। क्यों माँ, कोई खास बात है क्या? हाँ, आज हम सभा में तुम्हारे विवाह की घोषणा करने जा रहे हैं, वो भी दुनिया के सबसे बड़े महाराज सूरजभान के पुत्र दिलजीत सिंह के साथ। क्या विवाह? वो भी ऐसे इंसान से जिसे मैं ठीक से जानती तक नहीं। माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? माँ, प्रेम और विवाह खूबसूरती से नहीं होता, ये तो दिल से होता है। और मैं उस इंसान से कैसे शादी कर सकती हूँ जो मुझसे बिना मिले, बिना मुझे जाने, बस मेरी खूबसूरती देखकर मुझसे विवाह करना चाहता है। मेरे पास तुम्हारे ये फालतू के तर्क वितर्क सुनने का वक्त नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारा विवाह दिलजीत सिंह से होगा तो होकर रहेगा। अमरपाली के दिमाग में विवाह से बचने के लिए एक तरकीब सूझती है। ठीक है, फिर मेरी भी एक शर्त है। ठीक है, तुम्हारी सभी शर्तों को पूरा किया जाएगा। बोलो, तुम्हारी क्या शर्त है? मुझे ऐसा फ्रॉक चाहिए जो जंगल के 1000 चीजों की बनी हो, वो भी बिना किसी पशु पक्षी पेड़ पौधों को हानि पहुंचाए हुए। अच्छी बात है बेटा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी की जाएगी। महारानी ने राज के सबसे गुणवान पोशाक बुनकरों को बुलाया और अपने सबसे होशियार सैनिकों को लगा दिया कि वो सामान इकट्ठा करने में बुनकरों की मदद करे। इधर अम्रपाली को लगा कि उसने किसी असंभव सी चीज की मांग की, इसलिए अब उसे दिलजीत सिंह से शादी नहीं करनी होगी। लेकिन इसे आप जादू कहे या चमत्कार, बुनकर फ्रॉक बनाने में कामयाब हो गए और फ्रॉक बनकर तैयार हो गया। फ्रॉक जंगल के सूखे पत्ते, पशु पक्षियों के पंख, इन्हीं सभी चीजों से बने थे। अमरपाली, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी गई है। अब तुम्हारा विवाह दिलजीत सिंह से होगा। पर माँ, मैं उस इंसान से कैसे विवाह कर सकती हूँ जिसे मैं जानती नहीं? बहुत हुआ, तुमने वादा किया था। अगर तुम्हें हमारा जरा भी ख्याल है तो तुम्हें ये शादी करनी होगी, वो भी कल ही। इतना बोलकर महारानी वहाँ से चली जाती है। इधर अमरपाली बहुत परेशान हो जाती है। वो किसी भी हालत में ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी जिसे वो जानती नहीं। उसने महल से दूर चले जाने का फैसला कर लिया। मुझे माफ कर देना माँ, एक न एक दिन तो आप मुझे जरूर समझेंगी। इतना बोलकर राजकुमारी उसी फ्रॉक को पहनकर अपने राज्य से निकल जाती है। चूँकि वो फ्रॉक राजकुमारी की सुंदरता को पूरी तरीके से ढक देता है और वो बदसूरत दिखने लगती है। राजकुमारी अपने राज्य से निकलकर कई राज्यों और जंगलों में घूमती रही। एक दिन राजकुमारी थककर एक पेड़ के नीचे सो जाती है। तभी उधर से उसी राज्य के राजा अपने सैनिकों के साथ जा रहे होते हैं। तभी सैनिक की नजर अमरपाली पर जाती है। महाराजा, इस लड़की को देखो, इसने कितने विचित्र फ्रॉक पहन रखे हैं। इतने घने जंगल में इस लड़की का यहाँ पर अकेला रहना ठीक नहीं। ठीक है सैनिक, उस लड़की को महल में ले आओ। सैनिक अमरपाली के पास जाकर उसे उठाता है। कौन हो तुम और जंगल में क्या कर रही हो? मैं एक लड़की हूँ और मेरा कोई घर बार नहीं है, जिस वजह से मैं जंगल में रह रही हूँ। हमारे साथ महल में चलो, वहाँ तुम्हें कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। और फिर अमरपाली सिपाहियों के साथ महल में आ जाती है, जहाँ उसे रहने के लिए छोटा सा कमरा दिया गया और वो वहीं रसोई के नौकरानी के रूप में काम करने लगी। अमरपाली को रसोई में काम करते हुए कई महीने बीत गए।
एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक दावत का आयोजन किया। सारी तैयारी हो जाने के बाद दावत शुरू हुई। अमरपाली ने रसोइयों से पूछा, श्रीमान, सारी तैयारी हो चुकी है, क्या मैं सभा में जाकर नृत्य देख सकती हूँ? मैं वादा करती हूँ किसी को कोई शक नहीं होगा। ठीक है, पर तुम आधे घंटे में वापस आ जाना रसोई की राख साफ करने के लिए। धन्यवाद श्रीमान, मैं जल्दी आऊंगी। अमरपाली अपने कमरे में गई और उसने अपने वो बदसूरत फ्रॉक उतारे और अपने चेहरे और हाथों से कालिक पोंछकर तैयार होकर सभा में चली गई। जैसे ही वो सभा में गई, हर कोई उसकी सुंदरता को देखकर अचंभित हुआ। राजा ने इस महासुंदरी को देखते ही उसे नृत्य करने को कहा। अमरपाली ने राजा के साथ नृत्य किया। जब आधा घंटा बीत गया, अब मुझे जाना होगा महाराज। पर क्यों? रुक जाओ अभी। लेकिन अमरपाली वहाँ से गायब हो गई। वो जल्दी से अपने कमरे में आकर अपना पुराना जंगली फ्रॉक पहन ली और वापस से बदसूरत बनकर रसोई में काम करने चली गई। मैं वापस आ गई हूँ श्रीमान, मैं अब रसोई की राख साफ कर देती हूँ। नहीं, अभी रुक जाओ, पहले तुम राजा के लिए सूप बना दो। ठीक है श्रीमान। राजकुमारी ने राजा के लिए सूप बनाया और उस प्याली में सूप के साथ अपनी सोने की चूड़ी भी डाल दी। राजा ने जैसे ही वो सूप पिया, वो बहुत ही खुश हो गया। उसने आज तक इतने स्वादिष्ट सूप नहीं पिया था। उसने रसोइयों को बुलाया। क्या आज तुमने सूप बनाया था? नहीं महाराज, माफ करे, आज सूप रसोई की नौकरानी ने बनाया है। उसे तुरंत बुलाया जाए। क्या यह सूप तुमने बनाया है? हाँ महाराज। बहुत खूब। क्या यह चूड़ी तुम्हारी है? मुझ जैसे गरीब नौकरानी के पास इतनी कीमती चूड़ियाँ कैसे आ सकती है महाराज? यह चूड़ी उस लड़की की याद दिला रही है जो कल रात सभा में मेरे साथ नृत्य कर रही थी। पर यह रसोई में कैसे आई? खैर, सूप बहुत ही स्वादिष्ट था। धन्यवाद। अब से मेरे लिए तुम ही खाना बनाओगी। अमरपाली उस दिन के बाद से राजा के लिए नित्य खाना बनाने लगी। अमरपाली के हाथों में जैसे जादू था। उसके द्वारा बनाए गए हर पकवान बहुत ही स्वादिष्ट होता था। एक दिन राजा ने अमरपाली से कहा, अमरपाली, मैं तुम्हारे गुणों से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं महाराज, ये कैसे हो सकता है? मैं एक गरीब बदसूरत नौकरानी हूँ और आप इतने बड़े राजा, ये असंभव है। जहाँ प्यार होता है वहाँ खूबसूरती अपने आप नजर आने लगती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक नौकरानी हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अमरपाली समझ जाती है कि उसका सच्चा जीवन साथी यही है, जो उसे बिना जाने, बिना किसी खूबसूरती के, बस उसकी कला को देखकर उससे प्रेम करता है। अमरपाली खुशी से विवाह के लिए हाँ कह देती है और राजा फिर इसी खुशी में दावत का आयोजन करता है। अमरपाली फिर अपने जंगली वस्त्र उतारकर अपने असली रूप में आकर सभा में जाती है और राजा के साथ नृत्य करने लगती है। राजा को आभास हो जाता है कि हो ना हो, इस लड़की और उस नौकरानी में कोई ना कोई समानता तो जरूर है। राजा चुपके से उस लड़की के हाथ में वही चूड़ी पहना देता है। अमरपाली को ये पता नहीं चलता और वो वापस अपने कमरे में आने के बाद चूड़ी उतारना भूल जाती है। दावत खत्म होने के बाद राजा अमरपाली को बुलाते हैं और उससे उसका हाथ दिखाने को कहते हैं। यह तो वही चूड़ियाँ हैं जो मुझे सूप में मिली थी और यह चूड़ी मैं तो अपने हाथों से उस सुंदरी के हाथों में पहनाया था जो रात में मेरे साथ नृत्य कर रही थी। फिर यह तुम्हारे हाथों में कैसे आया? ये सुनकर अमरपाली राजा को सारी बातें बताती है। महाराज, मैं वैशाली राज की राजकुमारी अमरपाली हूँ। दरअसल मुझे ऐसे जीवन साथी की तलाश थी जो मुझे मेरे रूप से नहीं बल्कि मेरे गुणों से मुझे चाहे, और आपने ऐसा ही किया। आपने सुंदरी और नौकरानी में नौकरानी को चुना। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम एक नौकरानी हो।
आखिरकार राजकुमारी को अपना सच्चा जीवन साथी मिल ही गया। उसने राजा से विवाह किया। विवाह में उसकी माँ को भी आमंत्रित किया गया और फिर राजा और राजकुमारी अम्रपाली राजी खुशी अपने राज्य में रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।